गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुशांत सिंह। वेलकम टू माई चैनल मैक्सवेल केमिस्ट्री। क्लास 10th पर ऑलरेडी जो है चैप्टर नंबर 2 में आप लोग को पढ़ा रहा हूँ एसिड बेस एंड साल्ट्स, ठीक है। और इसमें पहला जो वीडियो आया था उसमें मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट बताए थे एसिड और बेस से रिलेटेड, जिसमें मैंने आपको बताया था कि क्या व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एसिड, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बेस। मैंने आपको पहला बताया था टेस्ट कॉन्सेप्ट, दूसरा अर्हीनियस कॉन्सेप्ट, तीसरा ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट और चौथा लेविस कॉन्सेप्ट, ठीक है। फिर सेकंड वीडियो जो आया था, सेकंड वीडियो मैंने आप लोग को बताया था टाइप्स ऑफ एसिड्स, चाहे ऑर्गेनिक एसिड हो या मिनरल एसिड हो या फिर डाइल्यूट एसिड हो, कंसंट्रेटेड एसिड हो या फिर आपका स्ट्रॉन्ग एसिड हो, वीक एसिड हो, पूरे एग्जाम्पल के साथ। तो उसी के आगे आज मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूं। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स के बारे में। अच्छा कि ब्रह्मांड में किसी भी चीज की दो तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं। अच्छा याद रखिएगा, आज का वीडियो आप लोग को तभी समझ में आने वाला, बहुत डिटेल से मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तभी आपको समझ में आने वाला है जब आप पहला और दूसरा वीडियो देखे होंगे। तो अगर नहीं देखे हैं तो ऊपर आपको आई बटन दिख रहा होगा, उस आई बटन को क्लिक करिएगा। आपको चैप्टर 1 के भी 4 वीडियो और चैप्टर नंबर 2 जो चल रहा है रनिंग चैप्टर, इसके पिछले 2 वीडियोस ऊपर आपको मिल जाएंगे, वहां से आप देख लीजिएगा, तब इस वीडियो पर आइएगा। तो बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। तो एसिड्स की कितने तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं? एसिड छोड़ दो यार, ब्रह्मांड की कोई भी चीज हो, सबकी दो तरह की प्रॉपर्टी होती है। एक होता है फिजिकल प्रॉपर्टी और एक होता है केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल का मतलब क्या होता है? फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है जिनको आप छू कर, देख कर, महसूस करके बता सकें। जैसे कोई इंसान बहुत लंबा है तो उसको आप देख कर बता सकते हैं कि अरे यार बड़ा लंबा आदमी है, उसकी हाइट बहुत ज्यादा है, तो ये उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। कोई इंसान गोरा है, काला है, ये आप उसको देख के बता सकते हैं कि बड़ा गोरा है, ठीक है। तो ये उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो जिन चीजों को आप देख कर, छू कर, महसूस करके बता सकें, उनको हम लोग बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। जैसे किसी चीज को आपने स्मेल किया, खाना बना आपके घर, बढ़िया पनीर की सब्जी, आपने उसको स्मेल किया, कहा बड़ी अच्छी स्मेल आ रही है, बड़ा शानदार है। तो स्मेल, उसकी स्मेल क्या हो गई? उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। उसका कलर क्या हो गया? उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। उसका टेस्ट क्या हो गया? उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया? फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। ठंडा है या गर्म है, ये उसका क्या हो गया? फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। तो जिन चीजों को आप बड़ी नॉर्मली देख कर, समझ कर बता सके, उनको आप बोल सकते हैं क्या? फिजिकल प्रॉपर्टीज। और उसके बाद आपका आता है केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है जो आपके एक्शन से पता चले, जो चीज आपको आप देख कर ना बता सके। जैसे किसी की शक्ल पर नहीं लिखा होता है कि वो चोर है। अब कोई इंसान रोड पे चल रहा है तो आप शक्ल देख के नहीं बता दोगे कि वो चोर है। अगर वो चोरी करेगा तो आप उसके चोरी वाले काम को देखकर बताएंगे कि हाँ ये तो बड़ा गंदा आदमी है, तो चोरी करता है। मतलब उसके एक्शन से पता चले। किससे पता चले? एक्शन से। जब आपके काम करने के तरीके से आपकी किसी प्रॉपर्टी का अंदाजा लगाया जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोले क्या बोलते हैं? केमिकल प्रॉपर्टी। तो एसिड्स की भी दो तरह की प्रॉपर्टी होती हैं, फिजिकल और केमिकल। बेसिस की भी दो तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं, फिजिकल और केमिकल। साल्ट्स की भी दो तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं, फिजिकल और केमिकल। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात और केवल किसकी करेंगे? एसिड की। इसके बाद एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें बात केवल किसकी करेंगे? बेस की। मैं फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टीज की बात इस वीडियो में करने वाला हूं। खूब आराम से इसको देखिए और शानदार तरीके से समझिए, ठीक है। चलिए तो प्रॉपर्टी शुरू करते हैं। शुरुआत फिजिकल प्रॉपर्टी से ही करते हैं। तो आइए देखिए, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? टेस्ट। इसके बारे में कुछ बताना नहीं है, पहले वीडियो में भी बताया था और दूसरे वीडियो में बताया था। भाई एसिड्स का टेस्ट क्या होता है? सावर टेस्ट होता है। अगर आप इनको चखेंगे तो आपको कैसा लगेगा? खट्टा लगेगा। घर पे आम का अचार खाते होंगे, आम का अचार खट्टा लगता है आपको, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है? एसिड होता है। कई लोग नींबू पानी पीते हैं तो नींबू का टेस्ट आपको क्या लगता है? खट्टा लगता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है? एसिड होता है। संतरा खाइए, उसके अंदर एसिड होता है, खट्टा होता है। तो जो भी चीजें आपको खट्टी चीजें चखने में आपको खट्टा लगे तो उसको आप क्या बोलेंगे? एसिड। कोई पूछे एसिड का टेस्ट क्या है तो आप बोलेंगे सावर टेस्ट है, खट्टा है, ठीक है। अच्छा याद रखिए, लास्ट सेकंड वीडियो मैंने आपको बताया था कि एसिड्स दो तरह के होते हैं, ऑर्गेनिक और मिनरल। तो जो हम लोग खाते हैं वो कौन सा एसिड होता है? ऑर्गेनिक एसिड होता है, ठीक है। और ऑर्गेनिक एसिड का जो इफेक्ट होता है वो ह्यूमन बॉडी और स्किन्स पे क्या होता है? ना के बराबर होता है। इसीलिए हम उसको खा लेते हैं और हमारी जीभ गल के बाहर नहीं आ जाती है। लेकिन अब ये नहीं कि लैब में चले गए और लैब में रखा हुआ सल्फ्यूरिक एसिड उठा के एक ढक्कन चख लिए कि सर बोले थे खट्टा लगता है और चखा जाए। याद रखिएगा, केवल और केवल ऑर्गेनिक एसिड्स आप चखने की कोशिश करिएगा। अगर आपको कभी ये कोई कह दे कि चख के बताओ ये एसिड है या बेस है, तो आपको पहले ये कंफर्म करना होगा कि ये ऑर्गेनिक एसिड है या फिर मिनरल एसिड है। अगर ऑर्गेनिक एसिड है तो आप उसको चख सकते हैं, लेकिन अगर वो मिनरल एसिड है, लाइक सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, लाइक नाइट्रिक एसिड HNO3, लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड HClO4, HCl,
तो इन सारी एसिड्स को अगर आप चखेंगे तो ये दिक्कत कर जाएगा, आपकी जीभ गल के बाहर आ जाएगी, कहीं एक आध दो बूंद स्किन पे गिर गया तो वहां पे फफोले पड़ जाएंगे। तो याद रखिएगा, हालांकि सल्फ्यूरिक एसिड का टेस्ट भी खट्टा होता है, तो जो चखा है वो बता दिया है, अब आपको चखने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो एसिड्स एंड देयर सॉल्यूशन, तो तुम चाहे डायरेक्ट एसिड लो या उसको पानी में घोलकर उसका सॉल्यूशन बना लो, ठीक है। अगर हैव सावर टेस्ट, ठीक है। फॉर एग्जांपल ऑरेंज जूस, लेमन जूस जो हम खाते पीते हैं, मैंने वही एग्जांपल दिया है, यहाँ पर आप एग्जांपल में लिख सकते हो सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। मैं रोक नहीं रहा हूं, लेकिन कोई कहे चख के बताओ कि खट्टा है, तब दिक्कत हो जाएगी, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। अब ऑर्गेनिक और मिनरल एसिड क्या है मत पूछिए, वीडियो देखेंगे सेकंड वाला, आपको समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कोरोजिव नेचर, अच्छा कोरोजन आप पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 1 में। कोरोजन का मतलब होता है लेयर बाय लेयर किसी भी चीज का क्षरण होना, डिग्रेड करना, दैट इज कॉल्ड कोरोजन। अगर आप, अच्छा एक और जान जाओ, एसिड दो तरह के होते हैं, ऑर्गेनिक और मिनरल। ऑर्गेनिक एसिड से कोरोजन नहीं होता। आप अपने हाथ पे आम का अचार रख लो, क्या तुम्हारी स्किन गल जाएगी? नहीं गल जाएगी। आम के अचार में एसिड है फिर भी तुम्हारी स्किन नहीं गलेगी, ठीक है, क्योंकि वो ऑर्गेनिक एसिड है। बार बार इस बात को ध्यान देना, जब मैं एसिड की प्रॉपर्टी बता रहा हूं तो उसमें कभी ऑर्गेनिक की बताऊं कभी मिनरल की, तो आपको एक क्लियर करना पड़ेगा कि कब मैं ऑर्गेनिक की बता रहा हूं और कब मिनरल की। तो अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि एसिड्स को स्किन पे डालने से चमड़ा जल जाता है, चमड़े की परत हट जाती है, तो ये काम कौन सा एसिड करेगा? मिनरल एसिड करेगा। और सुनो, आप ये भी पढ़े होंगे कि एसिड दो तरह के होते हैं, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड। तो मिनरल एसिड भी कंसंट्रेटेड होना चाहिए बच्चा, जिसमें एसिड का कंसंट्रेशन क्या हो, ज्यादा हो। अब एक बाल्टी पानी लिए और उसमें 1 चम्मच हाइड्रोक्लोरिक एसिड घोल दिए, 1 बाल्टी पानी में 1 चम्मच हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पूरा घोल दिया, और घोलने के बाद हाथ में ले लिया और कह रहे हैं सर मेरी स्किन नहीं जल रही है। अरे भाई, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिनरल एसिड है, लेकिन आपने 1 बाल्टी पानी में 1 चम्मच एसिड डाला है, ये भी तो सोचो। मतलब एसिड का अमाउंट भी ज्यादा होना चाहिए, तब आपके स्किन पर कोरोजिव एक्शन होगा, कोरोजिव एक्शन होगा। तो याद रहे, 2 वर्ड मैंने बोला, कंसंट्रेटेड भी हो और मिनरल भी हो। तो देखिए लिखा है, आप बड़े आराम से यहाँ से नोट्स बना सकते हैं। कंसंट्रेटेड मिनरल एसिड, कंसंट्रेटेड भी होना चाहिए और मिनरल भी होना चाहिए। एक तो ऑर्गेनिक नहीं होना चाहिए और दूसरा डाइल्यूट नहीं होना चाहिए। तो कंसंट्रेटेड मिनरल एसिड्स अटैक ह्यूमन स्किन, क्लॉथ, कपड़े पर, मेटल्स पे। अगर कपड़ों वगैरह पे आपके 2-4 छींटा पड़ जाएगा ना तो वहां छेद हो जाएगा, ठीक है। मैं जब क्लास 11th में था तो ऐसे ही मेरी जीन्स पर जो है मतलब मैं अब आप सोच रहे होंगे स्कूल में जीन्स पहन के जाते थे क्या? तो स्कूल नहीं, मैं एक जगह जो है कोचिंग करता था, तो वहां पर लैब फैसिलिटी भी थी। तो वहां पर हम लोग लैब कर रहे थे और 2-4 बूंद एसिड जो है चटक कर मेरे जीन्स पर पड़ गया। फिर उस समय तो तत्काल में कुछ नहीं हुआ, उसके बाद घर पे लाके जब उसको धुला गया तो जहां जहां एसिड पड़ा था वहां क्या हो गया था, होल हो गया था। मतलब कपड़े के ऊपर उस एसिड का कौन सा असर हुआ? कोरोजिव एक्शन हुआ, कोरोजिव एक्शन हुआ। यहां तक कि मेटल्स भी, आप लोगों ने सुना होगा एक्वारेजिया, 3 पार्ट HCl एंड 1 पार्ट HNO3, 3 हिस्सा हाइड्रोक्लोरिक एसिड और 1 हिस्सा नाइट्रिक एसिड, दोनों को मिक्स कर दो तो जो मिक्सचर बनता है दैट इज कॉल्ड एक्वारेजिया। और अगर आप एक्वारेजिया छोड़ दो, कोई भी कंसंट्रेटेड एसिड ले लो, अगर आप उसमें मेटल डाल दो, 1 रुपए का सिक्का डाल दो, तो घंटे 2 घंटे बाद आप देखेंगे सिक्का ही गायब हो जाएगा। मतलब सिक्का को उसने अपने अंदर घोल लिया, लेकिन कंडीशन क्या है, कंसंट्रेटेड भी और मिनरल भी हो, ठीक है। तो एसिड्स का कोरोजिव एक्शन होता है। तो ये पॉइंट मेरे ख्याल से आपका यहाँ क्लियर हो गया होगा। एग्जांपल मैंने दिया, लाइक कंसंट्रेटेड, बार बार लिख रहा हूं, कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड HNO3। कोई पूछे कौन सा एसिड कोरोजन परफॉर्म कर लेता है आसानी से, तो बहुत बच्चे बोल देते हैं सर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये और टीचर बोल भी देते हैं हाँ बेटा सही है, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के आगे कंसंट्रेटेड वर्ड लगाओ। मैं 1 बाल्टी पानी में 1 बूंद HCl मिला के ले आऊंगा और कहूंगा लो कोरोजिव एक्शन दिखाओ, तब तो मामला गड़बड़ा जाएगा, नहीं दिखा पाओगे क्योंकि मिलाया तो मैंने HCl ही। तो कंसंट्रेटेड वर्ड बोलना जरूरी। तो ये 2 पॉइंट आपके क्लियर हुए। तीसरा लिखा है इन सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ? आपको पता है एसिड किसकी वजह से एसिड होता है? H+ आयन की वजह से। लेकिन जो H+ आयन होता है ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है। क्या होता है? अनस्टेबल, अस्थाई। इसको आप सोचिए कि ये कुछ देर तक सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करे तो ये संभव नहीं होता है। तो HCl बड़ा बदमाश, H+ जो है बड़ा बदमाश होता है। अगर उसको पानी में घोलोगे तो वो H2O से रिएक्शन कर लेगा, H2O से रिएक्शन कर लेगा और बना लेगा H3O+। क्या बना लेगा? H3O+। इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन। तो अगर कोई पूछे कि H+ आयन सॉल्यूशन में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो आप बोलेंगे हाइड्रोनियम आयन। याद रखिएगा किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? हाइड्रोनियम आयन। ठीक है। अगर कोई कहे इसी चीज को एग्जांपल के थ्रू समझाइए, तो जैसे मैंने ले लिया HCl,
अब बताओ ये बताओ क्या है, ऑर्गेनिक की मिनरल एसिड है, बोलो बोलो, मिनरल एसिड है, और जितने भी मिनरल एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग। तो ये आपका मिनरल एसिड है। अगर तुम इसका रिएक्शन करा दो, पानी में घोल दो, HCl को पानी में घोल दो, तो आपको पता है ये H+ आयन देगा, और ये H2O उस H+ को लेके हाइड्रोनियम आयन बना देगा, तो बन जाएगा H3O+ और H+। याद करो, ये पिछले वाले वीडियो में भी बताए थे। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर कोई ये ले लूं, CH3COOH, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। मैं बोल रहा हूँ, लिखना हो तो आप लिख भी सकते हैं। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ये एसिटिक एसिड, सिरके में, विनेगर, सिरके में ये पाया जाता है एसिटिक एसिड। अब सिरका भी कई तरह का होता है, एप्पल साइड विनेगर होता है, और घरों में जो नॉर्मली हम विनेगर यूज करते हैं वो भी होता है, सब में ये पाया जाता है। जब तुम इसको पानी में घोलोगे, अब पानी में घोल कर ही सॉल्यूशन बनाते हैं, हम इन सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। जब इसको पानी में घोलोगे तो ये क्या देगा, H+ आयन, और फिर ये क्या बनेगा, H3O+ और CH3COO। अच्छा, यहाँ मैंने H+ लिखा है, ये H3O+ बनेगा और Cl- बनेगा, ठीक है। और ये H3O+ और CH3COO-, इसको बोलते हैं एसीटेट आयन। तो नॉर्मली टीचर या बच्चे ये बोल देते हैं सर H+ आयन देगा, लेकिन एक्चुअली याद रखना, बोल दिए ठीक है, सही भी है, कई जगहों पे लोग नंबर भी दे देते हैं, लेकिन एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है कि H+ आयन नहीं बनेगा, H3O+ आयन बनेगा, और H3O+ आयन को ही बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। हाँ, ये बात अलग है कि वो H+ देने के बाद वो H+ गया पानी से जुड़कर तब बना H+ से ही है, लेकिन बनता फाइनली है H3O+ आयन। H+ आयन अनस्टेबल होता है। चलो तो HCl क्या है, HCl के दो नाम बताओ भाई। एक तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, पिछले चैप्टर में बताए थे, फिर यार पिछले वीडियो में बताए थे, और एक आपका कौन सा एसिड है, मिनरल एसिड है, मिनरल एसिड। अच्छा, तो एसिटिक एसिड ये क्या है, एक तो वीक है, इसको हम खा भी सकते हैं बड़े आराम से, कमजोर है बेचारा, खा लेंगे कोई दिक्कत नहीं होगी। और एक इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड। क्यों ऑर्गेनिक वर्ड यूज किए, क्योंकि इसके अंदर कार्बन है, तो कार्बन मतलब ऑर्गेनिक की हिंदी होती है कार्बनिक, तो इसके अंदर कार्बन है, इसलिए ऑर्गेनिक वर्ड यूज किए। तो ये 3 पॉइंट को बढ़िया देख लो। पहला क्या है, टेस्ट, दूसरा क्या है, कोरोजिव नेचर, तीसरा क्या है, इन द सॉल्यूशन। बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, 10th लेवल पे आपको जितने की जरूरत है उससे थोड़ा अधिक ही पढ़ाऊंगा। कंपटीशन 10th लेवल के जो कंपटीशन एग्जामिनेशन होंगे NTSC वगैरह, उसमें भी आपको इससे ज्यादा क्वेश्चन इस टॉपिक से नहीं पूछे। तो ये 3 पॉइंट क्लियर हो गए हो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप इसका, और नोट भी कर सकते हो। चलिए देखिए, 4th प्रॉपर्टी आपका एक्शन ऑन इंडिकेटर्स। अच्छा, याद रखिएगा, इंडिकेटर्स पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा 20-25 मिनट का, जिसमें मैं कई तरह के इंडिकेटर्स के बारे में आपको बताऊंगा, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स और कलर चेंज करने वाले इंडिकेटर्स। लेकिन एसिड की प्रॉपर्टी में ये पॉइंट है, तो यहाँ पर मैं ये बोल दिया हूँ, इसको आप याद कर लेंगे फिलहाल के लिए, कि एसिड हो या उसका सोल्यूशन हो, ठीक है। अगर ब्लू लिटमस पेपर आप लैब में देखे होंगे, इतनी पतली पतली स्ट्रिप होती है, ब्लू कलर की, रेड कलर की, ठीक है। तो अगर ब्लू लिटमस पेपर को तुम किसी एसिड में या उसके सॉल्यूशन में डालोगे तो रेड हो जाएगा। यानी ब्लू लिटमस पेपर का रेड हो जाना ये इंडिकेट करता है कि दैट सॉल्यूशन इज एसिड, ठीक। दूसरा क्या है, एसिड्स एंड देयर सॉल्यूशंस, वही लिखना है। टर्न्स येलो मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज एक लिक्विड होता है, एक कंपाउंड होता है, उस लिक्विड को अगर येलो कलर का है और उसको एसिड में आप डालेंगे तो क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। मतलब ब्लू लिटमस भी रेड में हो जाएगा और येलो मिथाइल ऑरेंज भी रेड में हो जाएगा, ठीक है। तीसरा आपका क्या है, एसिड्स एंड देयर सॉल्यूशंस हैव नो इफेक्ट ऑन कलरलेस फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन की गोलियां होती हैं, लैब वगैरह में रखा होता है, लिक्विड फॉर्म में भी रखा होता है फिनोफ्थलीन, इतनी बड़ी बड़ी डिब्बी आती है लिक्विड फॉर्म में। तो अगर आप फिनोफ्थलीन अगर कलरलेस है और उसको एसिड में डालेंगे तो कोई असर नहीं होगा। मतलब एसिड भी कलरलेस और उसमें फिनोफ्थलीन डाल दिए वो भी कलरलेस, और जो रिजल्टेंट आया वो भी कलरलेस। तो याद रहे, अगर मिथाइल ऑरेंज है तो येलो से रेड हो जाएगा, अगर लिटमस पेपर है तो ब्लू से रेड हो जाएगा, और अगर फिनोफ्थलीन है तो कलरलेस का कलरलेस ही रहेगा। किसके साथ, एसिड के साथ, बेस के साथ इसका असर क्या है, कुछ और है। तो याद रखिएगा, इंडिकेटर्स पे मैं एक अलग वीडियो दूंगा, लेकिन प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स में एक पॉइंट आता है इंडिकेटर का, उसको मिस नहीं कर सकता था, इसलिए लिख दिया हूं, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज की कुछ बातें हुई, अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की, ठीक है। मतलब फिजिकल केमिकल उसमें आता रहेगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज और जान जाना कि जो एसिड के सॉल्यूशंस होते हैं, ये बताने के पहले बता दूं, उनके अंदर करंट फ्लो होता है। करंट फ्लो किसी भी चीज के अंदर क्यों होता है, 2 चीजों की वजह से होता है। जितने भी मेटल्स होते हैं, क्या होते हैं, मेटल्स, तो मेटल्स के अंदर करंट फ्लो होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। और जितने सॉल्यूशन होते हैं, क्या होते हैं सॉल्यूशन, चाहे वो एसिड का हो, चाहे वो बेस का हो, चाहे वो साल्ट का हो, तो उसके अंदर अगर करंट फ्लो हो रहा है तो वो होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस। क्या होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री
आयंस। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। आप एक पॉइंट ऊपर लिख सकते हैं कि एसिड सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस। तो पांचवा पॉइंट मैंने ओरली बोल दिया है, ये छठवां पॉइंट मैं कर दे रहा हूं। तो पांचवा पॉइंट आप लिख लीजिए, मैं ओरली बोल दे रहा हूं। फिफ्थ पॉइंट कि एसिड सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस। ठीक है, बस इतना लिख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला टॉपिक, अगला पॉइंट आपका है रिएक्शन विथ मेटल्स। मतलब एसिड का अगर मेटल के साथ रिएक्शन करा दें तो क्या होगा। तो ये तो एसिड कितने तरह के होते हैं, दो तरह के, एक डाइल्यूट एसिड और दूसरा कंसंट्रेटेड एसिड। हर जगह ये टर्म आएगा भाई, एक डाइल्यूट एसिड और दूसरा कंसंट्रेटेड एसिड। तो याद रखो, अगर कंसंट्रेटेड एसिड का रिएक्शन तुम मेटल से कराओगे, चाहे कैसा भी मेटल हो, 90 तरह के मेटल, लगभग 90 से 92 मेटल्स हमारे पीरियोडिक टेबल में हैं, हमारे ब्रह्मांड में लगभग 90 से 92 मेटल्स हैं। तो चाहे कैसा भी मेटल हो, अगर उसका रिएक्शन कंसंट्रेटेड एसिड से कराओगे, कंसंट्रेटेड एसिड मतलब पावरफुल एसिड जिसमें एसिड का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, तो बनेगा मेटल साल्ट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी, ऊपर की ओर उड़ जाएगी। देखिए और उड़ जाएगी। ठीक है, तो देखिए यहां लिखा हुआ है मेटल कंसंट्रेटेड एसिड या डाइल्यूट एसिड। तो बनना यही है, मेटल साल्ट प्लस हाइड्रोजन। लेकिन जब डाइल्यूट लोगे, डाइल्यूट एसिड, तो भी यही बनेगा, अगर बनेगा तो यही बनेगा, मेटल साल्ट और हाइड्रोजन। लेकिन रिएक्शन का तरीका थोड़ा सा बदल जाएगा। जब डाइल्यूट एसिड लेते हैं तब अब यहां पर एक चीज और गौर फरमाने वाली है भाई। दो लोगों में रिएक्शन हो रहा है तो केवल एक ही के बारे में नहीं ना आप सोचेंगे, दूसरे के बारे में भी सोचना है। हम मेटल का रिएक्शन एसिड से करा रहे हैं, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, तो आप केवल एसिड के बारे में सोच रहे हैं। अरे मेटल के बारे में भी तो सोचो, वो मेटल भी तो हो सकता है वेरी रिएक्टिव, वो मेटल भी तो हो सकता है लेस रिएक्टिव, और वो मेटल भी तो हो सकता है नॉन रिएक्टिव। तो तीन तरह के मेटल्स भी तो हो गए। जैसे एसिड दो तरह का हो गया, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट, तो वैसे मेटल्स भी तो तीन तरह के हो गए, मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स लाइक पोटेशियम, सोडियम। अब कई लोग कह रहे हैं सर ये तो हम पढ़े ही नहीं। अरे भाई मेटल नॉन मेटल के बारे में आप क्लास 6, 7, 8 से थोड़ा बहुत पढ़ते आ रहे हैं। और रही बात जो बचा खुचा कसर आप नहीं पढ़े हैं, वो जस्ट इस चैप्टर के बाद वाला चैप्टर, जिसका नाम है, पेज पलट के देख लेना, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो वहां पर तो उसकी बात की ही जाएगी पूरे चैप्टर में। अभी फिलहाल आप ये समझो तीन तरह के मेटल्स होते हैं, मोस्ट रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव मतलब मोस्ट से थोड़ा कम, मीडियम, और एकदम नॉन रिएक्टिव। जैसे क्लास में पढ़ने वाले बच्चे भी तीन तरह के होते हैं, बहुत तेज, मीडियम वाले 70-80% वाले, और बहुत कमजोर, फेल हो जाने वाले। तो वैसे लेकिन अगर एसिड कंसंट्रेटेड है, एसिड अगर कंसंट्रेटेड है तब तो कुछ कहना ही नहीं है। मेटल कुछ भी है, मेटल कमजोर है, ताकतवर है, बीच वाला है, कौन मेटल रहे, बनना है मेटल साल्ट और हाइड्रोजन, क्योंकि एसिड बहुत पावरफुल है। लेकिन अगर एसिड डाइल्यूट है तो भी यही बनना है, लेकिन रिएक्शन का तरीका थोड़ा बदल जाना है। देखिए कैसे, यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे लिख दे रहा हूँ पोटेशियम, सिंबल लिख रहा हूँ केवल, सोडियम, अगर मोस्ट रिएक्टिव मेटल है और उसका डाइल्यूट एसिड से कराओगे, तो देखो इसके सामने वाले पे जाओ, इसके सामने वाले पे, ये देखो ये तीर ऐसे गया और ये यहाँ आ गया, फास्ट एंड विगरस रिएक्शन। मतलब डाइल्यूट एसिड से कराए वो मोस्ट रिएक्टिव मेटल एकदम एक्टिव है, तो बहुत फास्ट रिएक्शन करेगा। ठीक है, अच्छा लेस रिएक्टिव थोड़ा सुस्त है बेचारा, जैसे आपका हो गया एल्यूमिनियम, हो गया Al, और जिंक हो गया, ऐसे और भी हैं, 90 तो है भाई, इसमें कई तो होंगे। ठीक है, डाइल्यूट से कराओगे तो मॉडरेट रिएक्शन, मॉडरेट का मतलब ठीक है नॉर्मल, ना बहुत तेज ना बहुत स्लो, मतलब एकदम मीडियम बच्चों की तरह काम करेगा। ठीक है, और अगर लीस्ट रिएक्टिव मेटल का नाम बताओ, बड़े आराम से लोग घरों में उसी के पीछे लोग पागल रहते हैं, सोना चांदी यार, गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिया गोल्ड, AU इज द सिंबल ऑफ गोल्ड, ऑरम, और सिल्वर AG इज द सिंबल ऑफ सिल्वर, तो AU एंड AG। अब इनका रिएक्शन कराओगे डाइल्यूट एसिड से, मतलब एक तो मेटल भी कमजोर ले लिए, लीस्ट रिएक्टिव मेटलवा भी कमजोर है, सुस्त है, और ऊपर से एसिड भी ले लिए हो डाइल्यूट एसिड भी तो बहुत कहाँ असर करता है, कुछ देर पहले पढ़ाए थे, स्किन पे भी बहुत कम असर करता है, दोनों बेअसर हैं, तो रिएक्शन वो नहीं होगा। तो डू नॉट रिएक्ट मतलब नो रिएक्शन। तो याद रखना, अगर कंसंट्रेटेड है, जैसे इसका रिएक्शन करा दिए कंसंट्रेटेड एसिड से तो बन जाएगा ये, इसका रिएक्शन करा दिए कंसंट्रेटेड तो भी बन जाएगा, इसका करा दिए तो भी बन जाएगा। लेकिन अगर तुम डाइल्यूट लिए हो तब 3 केस आया, मतलब मोस्ट रिएक्टिव कराओगे तो फास्ट रिएक्शन होगा, यही बनेगा, मेटल साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी।
और अगर लेस रिएक्टिव है तो बनना यही है लेकिन थोड़ा धीरे धीरे बनेगा। और अगर लीस्ट रिएक्टिव है, नॉन रिएक्टिव जिसको आप कह सकते हैं, तो रिएक्शन में नहीं होगा, ये बनेगा ही नहीं। मतलब आप किताबों में आपको लिखा हुआ डायरेक्टली एक लाइन में मिल जाता है कि एसिड प्लस मेटल गिव्स मेटल साल्ट प्लस हाइड्रोजन। लेकिन यहाँ पर एसिड भी दो टाइप का है, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट। और आपका मेटल भी तीन तरह का है, मोस्ट रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव। तो उस हिसाब से आपको समझना है। तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको रिएक्शन बताता हूँ। रिएक्शन देखिए एग्जांपल्स है वही, मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड गिव्स मेटल साल्ट प्लस हाइड्रोजन। अब कई लोग कह रहे हैं सर कंसंट्रेटेड का नहीं लिख रहे हैं, कंसंट्रेटेड में भी ऐसे ही हो जाएगा। अब जैसे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम आपका क्या है, मोस्ट रिएक्टिव है। क्या है, मोस्ट रिएक्टिव। अब इसकी जगह तुम लोग पोटेशियम सोडियम कुछ भी ले सकते हो। डाइल्यूट से कहा है तो Mg की वैलेंसी होती है 2। अब कई बच्चे पूछेंगे सर ये वैलेंसी क्या होता है। याद करो क्लास 9th में पढ़े हो, तो जो 9th का पढ़े हो थोड़ा सा उसके आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा। आप सामने बैठे होते तो मैं पूछ लेता, कुछ बच्चे कहते नहीं पता, शायद बता भी देता। ठीक है, तो ये देखिए इसकी वैलेंसी होती है 2 और ये सल्फेट आयन है, SO4 सल्फेट है, इसकी भी वैलेंसी होती है 2। तो ये इससे जुड़े हैं, क्रॉस वैलेंसी लिखते हैं ना ऐसे ऐसे, MgSO4। इसका नाम क्या है, मैग्नीशियम सल्फेट लिख दे रहा हूं, आप लिख लीजिए। नाम जरूर याद करते चलिए, अभी 10th में है, आगे चल के बहुत मदद होगी आपको। और ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई। अब जिंक की बात करोगे तो ये लेस रिएक्टिव है। क्या है, लेस रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव। तो ये भी करेगा भाई, जिंक सल्फेट बना लिए, जिंक प्लस H2SO4, जिंक सल्फेट प्लस H2। आप ये समझो H2 को छोड़ के जो बचे सब एक साथ लिख दो। तो H2 उड़ गया तो क्या बचा, जिंक और SO4 तो एक साथ लिख दिए, जिंक सल्फेट। यहाँ गोल्ड, ये गोल्ड है आपका, गोल्ड। अब गोल्ड क्या है, लीस्ट रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव। अब गोल्ड आपका है लीस्ट रिएक्टिव, तो ये रिएक्शन ही नहीं करेगा, देखो नो रिएक्शन। तो ऐसे तमाम एग्जांपल्स आपकी बुक में भी दिए हैं, मैंने तीनों का एक एग्जांपल दे दिया। अच्छा याद रहे, अगर यहाँ कंसंट्रेटेड लेते तो डाइल्यूट की जगह CONC लिख दो, यही रिएक्शन होता, थोड़ा और फास्ट हो जाता। अगर यहाँ भी ये सब डाइल्यूट था, ये भी डाइल्यूट था, ये भी डाइल्यूट था। अब अगर यहाँ ले लेते तुम डाइल्यूट की जगह कंसंट्रेटेड एसिड, कंसंट्रेटेड, तब ये रिएक्शन कर जाता। अगर गोल्ड को कंसंट्रेटेड एसिड में डाल दोगे तो रिएक्शन कर लेगा। ठीक है, केवल आपका जो है वीक डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन नहीं करेगा। तो ये रिएक्शंस भी आप नोट कर लीजिए। एक लाइन और जान जाओ, एनी टाइप ऑफ मेटल, चाहे रिएक्टिव हो, चाहे लेस रिएक्टिव हो, चाहे मोस्ट रिएक्टिव हो, चाहे लीस्ट रिएक्टिव हो। कार्बोनिक एसिड H2CO3 ये एक ऑर्गेनिक एसिड है। ऑर्गेनिक एसिड का एक एग्जांपल है कार्बोनिक एसिड। ठीक है, तो कार्बोनिक एसिड का रिएक्शन तुम किसी भी मेटल से करा दो तो रिएक्शन नहीं करता है। तो ये एक स्पेशल केस आप याद रखिएगा कि कार्बोनिक एसिड डज नॉट रिएक्ट विथ एनी टाइप ऑफ मेटल। कार्बोनिक एसिड डज नॉट रिएक्ट विथ एनी टाइप ऑफ मेटल। तो ये अपने जहन में एकदम अच्छे से आप लोग बिठा लीजिएगा। अच्छा, इसके पहले जो एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा था डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड एसिड्स का इसी पॉइंट में, तो वो जो एसिड है वो कोई भी एसिड हो सकता है, मिनरल भी और ऑर्गेनिक भी। बस डाइल्यूट कंसंट्रेटेड वाला ध्यान रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए आपकी अगली चीज आती है रिएक्शन विथ कार्बोनेट्स एंड मेटल कार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। बाइकार्बोनेट को ही एक नाम और देते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट। जैसे लिखा है रिएक्शन विथ कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, तो बाइकार्बोनेट्स की जगह आप बोल सकते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट भी। अच्छा याद रखना, कार्बोनेट का मतलब होता है CO3, इसके ऊपर -2 चार्ज होता है। मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि अभी आप क्लास 10th में ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह उतना नहीं जान रहे होंगे। और बाइकार्बोनेट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है HCO3 से। किससे, HCO3, इसके ऊपर होता है -1 चार्ज, -1। अब रिएक्शंस की बात करो, कोई भी मेटल हो अगर वो किसी भी कार्बोनेट से या और माने या बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करेगा तो याद रखो मेटल का साल्ट बनेगा, जैसे भी इसके पहले वाले में बन रहा था। अभी आप लोग के दिमाग में होगा साल्ट्स क्या है, इसी चैप्टर में आगे आप पढ़ेंगे साल्ट्स के बारे में। ठीक है, अभी तो एसिड बेस को डिस्कस किया जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी इसी वीडियो में मैं कुछ हिंट आपको साल्ट्स के बारे में दूंगा। ठीक है, लास्ट में, तो लास्ट तक बने रहेगा, लास्ट में बता दूंगा एक साल्ट का थोड़ा सा टेबल, जिससे आपको पहचानने में क्या होगी, आसानी होगी। तो मेटल साल्ट प्लस वाटर प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब कुछ रिएक्शन देख लो, कोई मेटल ले लो, जैसे कोई मेटल ले लिए, सॉरी मेटल लिख दिया मैंने, यहाँ एसिड होगा। ठीक है, एसिड प्लस कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। ठीक है, अब कोई एसिड ले लो, जैसे ले लिया 2HCl, और कोई कार्बोनेट ले लो, जैसे ले लिया Na2CO3, इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट। तो ये बताओ क्या बनेगा, मेटल का साल्ट, तो मेटल क्या है, सोडियम, और 2 क्लोरीन से यहाँ रिएक्शन कर लेगा, 2 सोडियम और बना लेगा 2NaCl, 2Na
Cl और प्लस H2CO3। देखो कार्बोनिक एसिड बना है, अभी कुछ देर पहले बताया थे कार्बोनिक एसिड के बारे में। यही कार्बोनिक एसिड टूट जाता है, यही कार्बोनिक एसिड अपने आप को तोड़ देता है H2O और CO2 में, बिकॉज कार्बोनिक एसिड इज ए अनस्टेबल एसिड। तो बनता ये है, लेकिन किताबों में ये नहीं लिखा रहता, ये लिखा रहता है H2O एंड CO2। तो यही H2CO3 टूट जाता है किसमें, H2O और CO2 में, ठीक है। तो देखिए रिएक्शन बैलेंस ही होगा, कुछ भी ले लो तुम, इसकी जगह कोई और एसिड ले लो, H2SO4 ले लो, और इसकी जगह कोई और कार्बोनेट ले लो, कैल्शियम कार्बोनेट। मैं नाम बोल रहा हूँ बार बार, ये सोडियम कार्बोनेट लिखना हो तो लिख लो, याद होना चाहिए कैल्शियम कार्बोनेट। तो अब कैल्शियम क्या करेगा, कैल्शियम मेटल वाला, इसके सल्फेट से रिएक्शन करके क्या बनेगा, CaSO4, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, SULPHATE, कैल्शियम सल्फेट, और प्लस क्या बन जाएगा, प्लस आपका फिर से बन जाएगा H2O एंड CO2। तो ये दोनों किसके एग्जांपल थे, कार्बोनेट्स के थे। अब कोई जो है आप एग्जांपल ले सकते हैं किसी, जैसे HNO3 ले लिए, ठीक है। अभी यहाँ पे ले लिए क्या, NaHCO3, ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो फिर क्या हो जाएगा आपका, सोडियम जाके NaNO3 जुड़ेगा, NaNO3 बन जाएगा सोडियम नाइट्रेट और प्लस H2O एंड CO2। देख लेना बैलेंस है कि नहीं है, बैलेंसिंग चैप्टर नंबर 1 में आप लोग को पढ़ाया गया है, ठीक है। तो H यहाँ देखना, ठीक सही। तो ये बन गया सोडियम नाइट्रेट, ये आपका क्या है, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। ये आपका क्या है, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। तो अभी पहचानने का, साल्ट पहचानने का मैं तरीका लास्ट में बता रहा हूँ, अभी केवल एसिड्स की प्रॉपर्टीज पहले एक बार डिस्कस हो जाए, ठीक है। तो ये पॉइंट्स नोट कर लीजिए। देखिए अगला आपका 8वां प्रॉपर्टी है रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड का मतलब क्या हुआ, किसी भी मेटल ने ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कोई कंपाउंड बनाया हो, मेटल ने मेटल ऑक्साइड, मेटल प्लस ऑक्सीजन। जैसे मैंने ले लिया मेटल ऑक्साइड ले लिया, कैल्शियम मेटल है और CaO कैल्शियम ऑक्साइड, और कोई एसिड ले लिया, एसिड ले लिया HCl, बैलेंस करने के लिए टू लगाया है, तो बन जाएगा मेटल का साल्ट। तो मेटल कैल्शियम है, तो कैल्शियम जाएगा CaCl2 बना लेगा, और प्लस क्या बन जाएगा, वाटर H2O। ऐसे कोई और ले लो, जिंक ऑक्साइड ले लो, अब एसिड बदल दो, H2SO4 ले लो, तो क्या बन जाएगा, मेटल का साल्ट। तो जिंक जाएगा SO4 के साथ क्या बना लेगा, ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस H2O, ठीक है। तो आप इसको देख रहे होंगे बड़े आराम से। ऐसे आप एल्यूमिनियम का ले लो, Al2O3 और प्लस कुछ भी ले लो, H2SO4 ही ले लो, ठीक है। तो ये बन जाएगा, दो एल्यूमिनियम है तो 2Al2SO4 का होल थ्राइस और प्लस 3H2O, तो इसको आप 3 कर लेना, प्लस 3H2O, ठीक। तो ये बन गया आपका एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट। ये आपका क्या है, जिंक सल्फेट, ये आपका क्या है, कैल्शियम क्लोराइड। तो नाम बता रहे हैं उसको आप लिखते रहिएगा, ठीक है। तो ये तीनों रिएक्शन से देख लो, ये सब मेटल के ऑक्साइड से, देखो मेटल ऑक्सीजन, मेटल ऑक्सीजन, मेटल ऑक्सीजन। तो ये मेटल के ऑक्साइड जब एसिड से रिएक्शन कर रहे हैं तो क्या बना रहे हैं, मेटल का ही साल्ट बन रहा है, अभी साल्ट वाला बता रहा हूँ, ठीक है। और प्लस क्या बन रहा है आपका, वाटर बन रहा है। तो ये एक तरह से समझ लो कि ये एक तरह से फार्मूला है, इस फार्मूले में फिट करके आप कोई भी रिएक्शन बना सकते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट आपका आता है कि रिएक्शन विथ बेस। जब भी कोई एसिड, याद कर लो, जब भी कोई एसिड आपके बेस से रिएक्शन करता है, चैप्टर का नाम ही है एसिड बेस एंड साल्ट, तो ऐसे समझो चैप्टर का नाम है एसिड बेस एंड साल्ट, तो मतलब शुरू का दो ले लो, एसिड एंड बेस व्हेन रिएक्ट्स विथ गिव्स साल्ट। तो चैप्टर का नाम है एसिड बेस साल्ट, तो एसिड एंड बेस व्हेन रिएक्ट्स गिव्स साल्ट, ठीक है। तो देखिए जैसे कोई एसिड ले लो, जैसे HCl ले लिए, कोई बेस ले लो NaOH ले लिए, तो खट से क्या बना लेगा, साल्ट NaCl, और क्या बन जाएगा H2O। और यहाँ पे एसिड ले लो, H2SO4 ले लो, कोई और बेस ले लो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लो, CaOH का होल ट्वाइस, जहाँ OH होता है उसको बोलते हैं बेस, सब पहले वीडियो में बताया। तो देखो क्या बन जाएगा, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, और मेरे ख्याल से बन जाएगा 2H2O बन जाएगा, ठीक है। 2 OH 2 H यहाँ 2 2 4, तो 4 और 2, हाँ ठीक, तो 2H2O आपका बन जाएगा। तो मतलब आप देख रहे होंगे क्या बना, बैलेंस कर रहा था मैं, कैल्शियम सल्फेट और वाटर। मतलब कोई भी तुम एसिड ले लो और कोई भी बेस ले लो, उनका रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, साल्ट और वाटर, ठीक है। अच्छा अब देखिए एक और पॉइंट, यही 9 हो गए, 10वां। 10 ये कोई प्रॉपर्टी नहीं, ऐसे ही बता दे रहा हूं, एक्वारेजिया। कोई पूछ ले एक्वारेजिया क्या होता है, ठीक है।
तो एक्वारेजिया याद रखो, थ्री पार्ट कंसंट्रेटेड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस 1 पार्ट कंसंट्रेटेड HNO3 को बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। क्या बोलते हैं? नाइट्रिक एसिड। तो याद रहे 3 पार्ट कंसंट्रेटेड HCl ले लो 3 गुना, मतलब अगर 3 मोल इसका ले रहे हो तो 1 मोल इसका ले लो, ऐसे समझो 3:1 का रेशियो, और 1 पार्ट कंसंट्रेटेड HNO3। तो इसी मिक्सचर को बोलते हैं एक्वारेजिया। और ये होता क्या है, मेटल, जो पुराने मेटल्स मिलते हैं हमको जमीन के अंदर से या कहीं भी पुराने हो जाते हैं, उनको साफ सफाई का काम करता है एक्वारेजिया। आप सुनार की दुकान पे चला जाइए, तमाम तरह की ज्वेलरीज उनके यहाँ आती हैं, उसको देखिए वो चमका कर आपको देते हैं। तो क्या कैसे चमकाते हैं? पानी से थोड़ी धुलते हैं कि सर्फ लेके पानी लेके धुलने लगे। तो वो उसी एक्वारेजिया का इस्तेमाल करते हैं बहुत बारीकी से, और उस गोल्ड जो भी मेटल होता है उसके ऊपर की एक लेयर ही हटा देते हैं। इस जब ये एक्वारेजिया एसिड जाएगा तो लेयर गलेगी ना, कोरोजन होगा ना। तो ये बताओ, अगर ये मेटल है, इसकी ऊपर की एक लेयर ही कोरोजन करके हम हटा दें तो अंदर वाला जो मेटल ऊपर आएगा वो चमकेगा। और तो यही रीजन है कि एक्वारेजिया जो है मेटल के वेट को कम तो कर देता है लेकिन उसको चमका देता है। ठीक है, तो ये इसका यूज है, एक्वारेजिया इसको बोलते हैं। कोई पूछ ले एक्वारेजिया क्या होता है तो आप बोल देंगे 3 पार्ट HCl एंड 1 पार्ट HNO3 मिक्सचर इज कॉल्ड एक्वारेजिया एंड इट इज यूज्ड टू, मतलब आप उसको ही समझो कि उसको साफ सफाई करने के लिए, मेटल्स को साफ करने के लिए, गंदे मेटल्स को, या यूं कह लो कि कोरोजन ही परफॉर्म करता है ये मेटल्स के ऊपर, और उसकी एक लेयर को क्या कर देता है, रिमूव कर देता है, और मेटल हमारा क्या होता है, चमकदार हो जाता है। तो बहुत जगहों पर इसका इस्तेमाल होता है। गोल्ड स्मिथ जो होते हैं, सुनार वगैरह जो लोग होते हैं, वो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक, बोला था कि थोड़ा सा लास्ट में आपको हिंट दूंगा कि साल्ट्स क्या होते हैं और कैसे साल्ट्स को आप पहचानिए। तो कुछ मैं एग्जांपल्स दे रहा हूं जो आपको डेली, कोई ऐसा फार्मूला नहीं है जिसमें आप कोई चीज फेंके और फटाक से वो आपको बता देगा कि साल्ट क्या है। अपनी प्रैक्टिस से, अपनी नॉलेज से आप धीरे धीरे उस चीज को समझेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है स्पीसीज, फिर उसकी वैलेंसी। अब वैलेंसी क्या है मत पूछना, 9th पास हो ना, तो 9th में जाके वैलेंसी पढ़ लेना बढ़िया से, वैलेंसी। और मेटल साल्ट नेम, जब वो मेटल से कंबाइन होगा तो उस साल्ट का क्या नाम होगा। जैसे इसको देखो CO3 कहीं भी दिखाई दे, CO3 तुमको अब रटना पड़ेगा। इसकी वैलेंसी होती है 2। क्रॉस वैलेंसी वाला खेल आप लोग खेले भी होंगे कि एक एलिमेंट यहाँ, एक एलिमेंट यहाँ, इसकी वैलेंसी यहाँ, इसकी यहाँ, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, फार्मूला बन जाता था। ऐसे पढ़ते थे ना, क्रॉस मल्टीप्लाई 9th में। तो ये देखिए, इसकी वैलेंसी होती है 2, और अगर कोई मेटल इससे जुड़ेगा, जितने भी साल्ट होते हैं उसमें एक हिस्सा मेटल का जरूर होता है। ठीक है, कोई भी साल्ट हो तो याद रखिए। तो अगर कार्बोनेट से कोई मेटल जुड़ेगा तो उस मेटल का नाम और उसके आगे कार्बोनेट, तो मैंने लिख दिया मेटल कार्बोनेट। अब मेटल अगर सोडियम होता तो सोडियम कार्बोनेट। अब तुम सोच रहे हो सर सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला कैसे लिखेंगे, तो भाई पढ़े हो ना, अरे 9th पास हो ना, तो सोडियम लिख दिए, कार्बोनेट लिख दिए। अब भैया सुशांत सर बताए हैं कि कार्बोनेट की वैलेंसी 2 होती है, तो यहाँ 2 लिख दिए। और आप लोग जो है 9th पास है, 9th में आपके टीचर ने आपसे कहा होगा कि 1 से 20 तक एटॉमिक नंबर याद कर लो और उसकी वैलेंसी याद कर लो। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 281, तो इसकी वैलेंसी हो गई 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, खचाक खचाक, तो Na के आगे 2, Na2, और कार्बोनेट के आगे 1 मतलब CO3, तो सोडियम कार्बोनेट फार्मूला हो गया। देखिए क्रॉस वैलेंसी भी आपको पढ़ा दिया। अब कई करें सर इसका तो नहीं निकलेगा ऐसे 2 8 1 से, ये तो कोई एलिमेंट नहीं है, कार्बन भी है, 3 ठो ऑक्सीजन भी है, सही बात है, इसलिए तो इसको यहां लिखवा दिया। तो कार्बोनेट का वैलेंसी 2 होता है, कोई मेटल जुड़ेगा तो मेटल कार्बोनेट, अगर सोडियम है तो सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम है तो पोटेशियम कार्बोनेट, कैल्शियम है तो कैल्शियम कार्बोनेट। बस अब सोडियम पोटेशियम कैल्शियम की तो वैलेंसी पता है ना, तो क्रॉस वैलेंसी करके फार्मूला बना नहीं लोगे। ठीक, ऐसे ही इसको PO4 कहीं दिखे तो इसकी वैलेंसी होती है 3, इसको बोलते हैं फास्फेट, और मेटल से जुड़ेगा तो मेटल फास्फेट। ये मेटल से जुड़ने के बाद का नाम लिखा हूं, खाली इसको कोई बोले क्या बोलते हैं तो मेटल नहीं, फास्फेट, इसको कार्बोनेट, इसको नाइट्रेट। NO3 है तो नाइट्रेट, अगर NO2 होता तो नाइट्राइट। उतना डिटेल में मत चाहिए जितना 10th में जरूरत है। CH3COO माइनस लगा दिया मैंने, इसकी वैलेंसी 1 होती है, माइनस होता है लेकिन अभी इसको छोड़िए, आप चार्जेज ऑक्सीडेशन नंबर अभी नहीं पढ़े हैं। इसको बोलते हैं एसीटेट, तो मेटल एसीटेट, सल्फेट मेटल सल्फेट, सल्फाइट मेटल सल्फाइट, Cl है मेटल क्लोराइड, अगर यहाँ Br होता तो मेटल ब्रोमाइड, आयोडीन होता तो मेटल आयोडाइड। तो ये तरीका होता है आपको साल्ट्स का नाम लिखने का। अब इसकी वैलेंसी आप याद कर लो, बाकी मेटल 1 से 20 के बीच में जितने मेटल आते होंगे उनकी वैलेंसी आपको पता है। अब आप 10th में आ गए तो कम से कम 30 तक याद कर लीजिए।
30 तक के मेटल्स और उनकी वैलेंसी याद कर लीजिए। उसके बाद खटाखट देखिए नाम से फार्मूला और फार्मूले से नाम बता देंगे आप। ठीक है, तो ये सारी चीजें कहीं भी दिखेंगी मेटल के साथ तो वो साल्ट होंगे। बोलिए क्या होगा बच्चा, वो साल्ट होगा। साल्ट पहचानना आपको आ गया, एक तो मेटल पहचानना सीखे ही होगे और साल्ट इनमें से कोई एक दिख गया तो आप खटाक से उसको क्या बोल देंगे, उस मेटल का साल्ट। तो ये एक छोटी सी कोशिश थी। हालांकि अभी मैं इस चैप्टर में आगे बढ़ूंगा, अगले वीडियो में आपको पूरा का पूरा पढ़ाऊंगा प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। ठीक है, और उसके बाद मैं लेकर आऊंगा पीएच, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पीएच। और पीएच समझने के पहले सभी बच्चों से बोल दे रहा हूं, मैंने एक वीडियो ऑलरेडी लॉगरिथम का एक वीडियो डाला हुआ है। उस चीज को 10th के बच्चों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि उस चीज को, उस वीडियो को जाकर देख लें, लॉग थोड़ा सा सीख लें, क्योंकि जब मैं आपको पीएच पढ़ाऊंगा तो बिल्कुल कंपटीशन लेवल का पढ़ाऊंगा, आपके बोर्ड के लेवल से उठते हुए कंपटीशन लेवल तक जाऊंगा। तो वहां पर बहुत बढ़िया क्वेश्चन मैं पीएच से रिलेटेड आपको लगवाऊंगा, जिसमें आपको लॉगरिथम की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए कह रहा हूं कि इस वीडियो को खूब बढ़िया से, लॉग वाले वीडियो को भी देख लीजिएगा। और इसके जस्ट ऊपर आई बटन है, आई बटन में मैंने जो है पहले चैप्टर का और इस टॉपिक के पहले के टॉपिक्स का वीडियो अटैच कर दिया है, आप इसको भी देख लीजिएगा। थैंक यू।